हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनएस लर्निंग एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, जिसकी दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की सिग्निफिकेंस, नेचर, ठीक है, और इक्विटी शेयर्स पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कि प्रेफरेंस शेयर्स आपके क्या होते हैं, हिंदी में जिन्हें हम पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? पूर्वाधिकार अंश। तो देखिए, पूर्वाधिकार अंश इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है एक तरीके से कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, यानी कि वार्षिक लाभांश प्राप्त करने में प्रथम अधिकार। जो एक कंपनी होती है वो प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, जो प्रॉफिट वो अर्न करती है उसको सबसे पहले लेने का अधिकार किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, सबसे पहले वो प्रॉफिट किसे मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो प्रथम अधिकार यानी प्रेफरेंशियल राइट होता है इनके पास। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इसकी टाइप्स, कितने टाइप्स का ये होता है। ये लगभग 8 तरह का होता है। ठीक है, मैंने कुछ की हिंदी यहाँ लिख दी है, बाकियों को हिंदी में भी यही कहते हैं। ठीक है, या बिल्कुल होगी तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी होगी, इसलिए मैंने वो लिखी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे आता है आपका कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, परिवर्तनीय है। ओके, कन्वर्टिबल मीन्स जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, लेकिन इन फ्यूचर ये शेयर होल्डर चाहते हैं कि अब हम अपने शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लें। तो वो ऐसे शेयर होल्डर जो बाद में कुछ टाइम पीरियड बाद अपने शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में या डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपका कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ठीक है, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश होते हैं। और नॉन कन्वर्टिबल डेफिनेटली इसका अपोजिट, जो कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। देखिए, वैसे तो हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। हमेशा ना प्रेफरेंस शेयर के आगे देखो ऐसे लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर। ठीक, अब इस 10% का मतलब क्या है? इस 10% का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कंपनी को लगभग 1 लाख का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 1 लाख के प्रॉफिट में से इसका 10% जो होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, यानी लगभग आपका कितना? 10%, 1000। ठीक है, नॉट 1000, 10,000 आपका। ठीक है, किसको मिल जाएगा? आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाएगा। ठीक, तो क्यूमुलेटिव का मतलब ये हो गया। चलिए, ये तो बात हुई कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अगर मान लीजिए इस साल कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, फिर कंपनी कहाँ से देगी इन्हें प्रॉफिट? ठीक, तो कंपनी नहीं दे पाएगी। तो इस साल कंपनी नहीं देगी, तो इस साल का प्रॉफिट इनका क्या हो जाएगा? एरियर हो जाएगा। एरियर कहते हैं जिसे। ठीक, यानी उधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये इस साल का प्रॉफिट आपका एरियर यानी उधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंपनी जब नेक्स्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या देगी? ये एरियर प्लस नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, ये दोनों कंपनी को देना पड़ेगा। तो ऐसे शेयर होल्डर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं, जिनका जो प्रॉफिट होता है अगर जिस साल उन्हें मिलना है उस साल नहीं मिलता है, तो वो उस प्रॉफिट को कब लेते हैं? नेक्स्ट ईयर लेते हैं। तो वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। ठीक, यानी वो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? अपना एरियर भी लेंगे और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी लेंगे। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? अगर भाई कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो वो कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे। नेक्स्ट ईयर कोई क्लेम नहीं कर सकते ये कि पिछले साल हमें प्रॉफिट नहीं मिला था। ठीक, तो ये हो गए आपके नॉन क्यूमुलेटिव। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग की। पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो, देखिए, कंपनी का प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले कुछ फिक्स परसेंटेज हमने दे दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद भी जो प्रॉफिट बचता है वो किसको मिल जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, लास्ट वाला। और इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी कुछ प्रॉफिट जो बचता है, ऐसा तब होता है जब कंपनी को बहुत लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी अगर थोड़ा प्रॉफिट बच जाता है, तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको दोबारा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, जिन्होंने इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर ले रखे होंगे, सबको देने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाएगा उसमें से भी थोड़ा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यहाँ मैं लिख देती हूँ। पार्टिसिपेटिंग का मतलब हो गया एक्स्ट्रा, जिन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है एट लास्ट, लास्ट में जिन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट
मिलता है, ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जिन्हें नहीं मिलता है। अब बात करते हैं रिडीमेबल की। रिडीमेबल का मतलब होता है, देखिए रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडीम का मतलब होता है वापस करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी से क्या ले रखा है, 1 लाख रुपए उधार ले रखे हैं, ठीक। अब कुछ टाइम बाद मुझे क्या करना होगा, वो वापस करना होगा, मीन्स से मुझे वो रिडीम करना पड़ेगा, वो मुझे वापस देना पड़ेगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यही होता है। वैसे तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको जब बताया था तो मैंने यही बताया था, जो शेयर्स होते हैं वो एक तरीके की परमानेंट कैपिटल होती है, वो कभी भी वापस नहीं करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे उन्हें बिफोर लिक्विडेशन, कंपनी के समापन से पहले हमें उन्हें वापस करना पड़ता है। वो क्या होते हैं, आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। और जो कंपनी जब खत्म होती है उसके बाद ही मिलता है जिन्हें पैसा, वो नॉन रिडीमेबल में आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या पढ़ी हमने, ये हमने पढ़ी है आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका कि प्रेफरेंस शेयर के एडवांटेज। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेफरेंस शेयर की, प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है। दो को एडवांटेजेस पढ़नी है इसके अंदर कि इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है और कंपनी को क्या फायदा होता है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है अगर वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि उन्हें रेगुलर इनकम होती है, ठीक है। रेगुलर इनकम का मतलब होता है नियमित आय। देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक। एक जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, देखिए जाहिर सी बात है जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा वो रिस्क भी ज़्यादा से ज़्यादा लेगा। लेकिन ये जो रेगुलर इनकम वाले लोग होते हैं इसके अंदर लाइक जिनको पेंशन वगैरह चाहिए होती है, ओल्ड एज टाइप जो होते हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है ताकि लगातार उनकी इनकम होती रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर के आगे लिखा होता है 10%। 10% का मतलब ये हो गया कि कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक। लॉस हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, लॉस हो रहा है तो फिर क्या होएगा, प्रॉफिट नहीं होएगा। लेकिन मैंने टाइप्स में बताया था कि जो पार्टिसिपेटिंग होते हैं, ठीक है, सॉरी जो क्यूमुलेटिव होते हैं, उन्हें नेक्स्ट ईयर मिल जाता है वो प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि रेगुलर इनकम। अब यहाँ 10% हमने लिखा हुआ तो उन्हें 10% ना, कंपनी को चाहे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चाहे कम प्रॉफिट हो, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया उन्हें 10% इनकम होगी ही होगी, ठीक। तो रेगुलर इनकम का ये फायदा होता है कि लगातार इनकम होती रहती है इन्वेस्टर्स को। दूसरा, प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, समापन के समय पूर्वाधिकार। समापन के समय पूर्वाधिकार का मतलब ये हो गया कि देखिए जैसे कि अब एक कंपनी है, ठीक है, वो डिसॉल्व हो रही है तो अब उसको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। अब वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट देगा, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देगा, डिबेंचर्स को भी देगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो पेमेंट दी जाती है, वैसे तो डिबेंचर्स को दी जाती है, लेकिन यहाँ पे शेयर्स की जब बात करेंगे हम तो प्रेफरेंस किसे दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है। लिक्विडेशन के टाइम पे सबसे पहले किसका पैसा वापस किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, ओके। उसके बाद थर्ड है आपका पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बताया था मैंने अभी कि पहले फिक्स्ड प्रॉफिट लेने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है उस पर भी ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक। तो ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हो गए, रेगुलर इनकम, प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन एंड पार्टिसिपेशन इन दी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ओके। अब हम बात करेंगे कि कोई कंपनी है, एक कंपनी को क्या फ़ायदा होता है अगर वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, प्रबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, वोटिंग राइट दिया जाता है कि कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उसके अंदर वोट करते हैं तो वो डिसीजन लिया जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास तो कोई डिसीजन लेने की पावर होती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास वोटिंग पावर नहीं होती है, और जब कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं होती है तो वो किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। तो कंपनी को ये फायदा हो जाता है कि नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, ओके। उसके बाद आता है लेस बर्डन ऑन कंपनी, कंपनी के ऊपर लेस बर्डन होता है। क्यों? क्योंकि इनकी एक फिक्स परसेंटेज होती है, देके कंपनी साइड कर देती है और कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ इन्हें पे ही नहीं करनी पड़ती है, और ये भी बहुत कम होता है 10% अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट। मान लीजिए 10% देना है तो वो 10% दे के कंपनी का जो भी एक तरीके से आप कह दीजिए लायबिलिटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, सिर्फ उतना प्रॉफिट देने के बाद। तो कोई खास बर्डन नहीं होता है कंपनी के ऊपर। नो नीड ऑफ मॉर्गेजेस, ये तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि जब भी हम
शेयर्स इशू करते हैं तो किसी भी टाइप के शेयर्स अगर हम लोग इशू करते हैं तो उसके लिए हमें किसी बंधक यानी मॉर्टगेज की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है रिसिप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल। ये एक तरीके क्या होती है, स्थायी पूंजी होती है। परमानेंट क्यों, शेयर्स मैंने आपको बताया था कि जब हम शेयर से पैसा लेते हैं ना तो जो हम रिटर्न करते हैं वो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन करते हैं। लिक्विडेशन का मतलब हो गया जब कंपनी खत्म हो रही होती है तब उनका पैसा हम वापस करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी को क्या मिल जाती है, एक परमानेंट कैपिटल मिल जाती है। एंड द लास्ट वन इज योर बेनिफिट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा ये होता है कि भाई थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट होता है एक फिक्स परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दी जाती है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस सब पे किसका राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। ठीक है, इसलिए लोगों को फायदा हो जाता है। ठीक, और ये भी क्या होते हैं, कंपनी के ऑनर्स ही होते हैं, बताया था मैंने आपको। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़ी है आपकी एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस कि इन्वेस्टर्स को और कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने की डिसएडवांटेजेस क्या। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिसएडवांटेजेस किस किस के लिए पढ़ेंगे हम लोग, इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के लिए। कि इन्वेस्टर्स को क्या डिसएडवांटेज होती है अगर वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, पहले डिसएडवांटेजेस है नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, किसी अतिरिक्त लाभ में कोई हिस्सा नहीं लगता है। देखिए क्या, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 10% का ही एग्जांपल ले रही हूँ मैं। प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे अगर 10% लिखा हुआ है तो कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट हुआ हो, चाहे जितना मर्जी उतना प्रॉफिट हुआ हो। ठीक है, लेकिन वो कितने के लिए अधिकार है, खाली कितना मिलेगा उन्हें, सिर्फ 10% ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला लॉस तो यही हो गया कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन्हें नहीं मिलता है, नो पार्टिसिपेशन इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब हो गया कि कंपनी के समापन के समय लाभ में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। जब कंपनी आपकी खत्म हो रही होती है उस वक्त कंपनी क्या करती है, अपनी लायबिलिटीज को पे आउट करती है और असेट्स को सेल करती है। तो ये सब करने के बाद ओवरऑल एक प्रॉफिट होता है कंपनी को। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट होता है जो कंपनी के ऑनर होते हैं लाइक इक्विटी शेयर होल्डर, उनको दिया जाता है, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो वही है कि नो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर किसी तरह का कोई प्रॉफिट होता है कंपनी को तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करने देते हैं। ठीक, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। थर्ड है आपका नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटी। पहले ही बता चुकी हूँ मैं, इन लोगों के पास कोई वोटिंग राइट तो होता नहीं है कि कंपनी कोई डिसीजन लेना चाह रही हो तो इनकी एडवाइस ले ले या फिर ये एडवाइस कर सकें, इसलिए इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है किसमें, मैनेजरियल एक्टिविटी में। प्रबंधकीय क्रियाओं में कोई भागीदारी नहीं होती है, उसके बाद है नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड। लाभांश प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए भाई कंपनी को इस साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक, अभी जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होएगा, कंपनी आपको दे भी नहीं पाएगी, डिविडेंड नहीं देगी। अब इस साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप लोग जाके कंपनी के खिलाफ क्लेम कर सको कि कंपनी ने हमें डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, हमें डिविडेंड चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई लीगल राइट आपके पास होता नहीं है। तो ये किसके डिसएडवांटेजेस पढ़ ली हमने, इन्वेस्टर्स को। अब कंपनी को क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, पहला फिक्स बर्डन रहता है, प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को देना ही पड़ता है। ठीक, तो फिक्स्ड रहता है। नो टैक्स एडवांटेजेस, जैसे कि मैंने जब इक्विटी शेयर होल्डर की डिसएडवांटेजेस पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टैक्स एडवांटेजेस नहीं मिलती हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट को हम लोग एज ए एक्सपेंस दिखा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है ना जिसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, इसलिए यहाँ कोई टैक्स की एडवांटेजेस हमें नहीं मिलती है। प्रॉफिट एक तरह की इनकम होती है ना, इसलिए कोई टैक्स एडवांटेजेस नहीं मिलती है, हमें कर में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखो समता अंशधारी असंतुष्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो मान लीजिए डिप्रेशन का टाइम चल रहा है या रिसेशन का टाइम चल रहा है। रिसेशन के टाइम पीरियड पे क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रिसेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हर चीज़ के प्राइस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस होने से क्या होता है, अब वो लोग मार्केट में सेल करते हैं तो वैसे ही लॉस होता है उन्हें, और जब कंपनी उनको लॉस होता है तो कंपनी को भी लॉस होता है। अब जब कंपनी को लॉस होता है या मान लीजिए थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट पहले किसको मिल जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाता है। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। तो इस वजह से वो क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज? प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा है, टाइप्स पढ़ी है इसकी, एडवांटेजेस पढ़ी हैं और डिसएडवांटेजेस पढ़ी हैं। ठीक, अब एक लास्ट पार्ट जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ वो डिफरेंस करवाने जा रही हूँ आप लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है। ओके, हाँ तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस किसमें? इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में। ओके, ये इसके बेसिस हैं डिफरेंस के कि किस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी इजी लगेगा, आप डिफरेंस अपने आप भी बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ, इक्विटी शेयर्स के बारे में भी और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी। ठीक है, तो सबसे पहला बेस है इसका पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होता है? गेस कर लिया होगा अब तक तो आप लोगों ने। तो देखिए, फुल राइट होता है किसके पास? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। और इनके पास कोई राइट नहीं होता, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई वोटिंग राइट ही नहीं होता, नो वोटिंग राइट है ना, और इनके पास तो वोटिंग राइट होता है, इसलिए ये लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड, सीक्वेंस लाभांश का क्रम। कहने का मतलब है पहले डिविडेंड किसको मिलता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं प्रेफरेंस शेयर पढ़ा रही थी। लास्ट ऑफ ऑल, सबको डिविडेंड देने के बाद जो डिविडेंड बचता है वो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसके बाद इसे मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले किसे मिलता है, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा होता है, डिविडेंड सबसे पहले उन्हें मिलता है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। रिफंड ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी को वापस करने का क्रम, कि वाइंडिंग अप के टाइम पे जब हम लोग पैसा सबका रिटर्न करेंगे, ठीक है, जब कंपनी बंद हो रही है डेफिनेटली तो जिसने पैसा दिया वो हमसे लेगा ही। ठीक, जब कंपनी बंद हो रही है और हम लोग पैसा वापस कर रहे हैं तो सबसे पहले किसे करेंगे हम लोग, प्रेफरेंस शेयर को। ठीक है, तो इस पे क्या लिखा है मैंने, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद फिर पैसे रिटर्न होंगे किसके, इक्विटी शेयर्स के। और इसमें मैंने लिखा है बिफोर इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर से पहले पैसा रिटर्न किसको मिलेगा, कैपिटल किसको रिटर्न की जाएगी, रिफंड की जाएगी, इक्विटी शेयर्स वालों को, समता अंश से पहले। ठीक है, इनको मिलेगा। तो देखो, और है परमानेंसी ऑफ डिविडेंड, यानी लाभांश का स्थायित्व। किसका डिविडेंड परमानेंट होता है, ठीक, लाइक फिक्स्ड होता है। तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, फिक्स्ड डिविडेंड किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर में होता है, और इक्विटी शेयर में नो फिक्स्ड डिविडेंड। क्यों? क्योंकि इनको देने के बाद जितना बचता है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, आपके इक्विटी शेयर्स वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका कंपल्सन, कि क्या किसी कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना जरूरी होता है, कंपल्सन है या नहीं है, अनिवार्यता है या नहीं है। तो देखिए, यस, इक्विटी शेयर इशू करना अनिवार्य है टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के निर्माण के लिए इक्विटी शेयर्स को इशू करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं है, ये चॉइस होती है। अगर कंपनी चाहती है फंड कलेक्ट करना प्रेफरेंस शेयर से तो इशू कर सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये आपका डिफरेंस था इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए, तो हमने इतना पढ़ लिया। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ाने वाली हूँ वो मैं पढ़ाऊंगी आपको डिबेंचर्स। ठीक है, ये तो मैंने अपने हिसाब से स्टार्ट की थी, सेकंड यूनिट आपकी यूनिट बी। अगर आप लोगों को लगता है कि सेकंड यूनिट में से या किसी और चैप्टर में से किसी तरह का कोई भी डाउट होगा, मान लो कोई चैप्टर आपको टफ लगता है, आप लोग चाहते हो कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, नॉट ओनली इन बिजनेस स्टडी, इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ओके, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इन एनी सब्जेक्ट ऑफ द कॉमर्स, आइदर 11th और 12th क्लास। ओके, किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे मैंने इतना आपको बता दिया, ध्यान से आप लोग इसका जो मैंने पार्ट 1 बना रखा है, आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आज ही पार्ट 3 आपको समझ आएगा, थर्ड वीडियो मेरी समझ आएगी। अदरवाइज अगर आप लोग डायरेक्ट ये देखेंगे तो सिर्फ आपको ये समझ आएगा, ये समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।